चलिए अब इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ कर्नल टीपीएस त्यागी सर मौजूद है, जो कि रक्षा विशेषज्ञ है। सर, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। और इनके साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन, जो कि पूर्व राजनयिक है, हमारे साथ जनतंत्र टीवी पर मौजूद है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सर, सबसे पहले अमीन सर आपका रुख करना चाहूंगी कि जिस तरह से देखिए लगातार ये कहा जा रहा था, और हम तस्वीरें लगातार जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार बांग्लादेश में तब से हम लगातार देख रहे थे कि किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। आए दिन अत्याचार की तस्वीरें सामने आ रही थी, और इस बीच बांग्लादेश लगातार गुहार भी लगाता रहा और कोशिशें करता रहा कि भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात हो, बिम्स्टेक में मुलाकात हुई। हालांकि इस दौरान प्रधानमंत्री के जो तेवर थे उससे साफ देखा जा रहा था कि वो, उनके हाव भाव से ये साफ समझ आ रहा था कि वो मिलना नहीं चाहते। लेकिन इस बीच इन दोनों ही देशों के जो प्रधानमंत्री और मोहम्मद यूनुस के बीच जो मुलाकात हुई, कई मामलों पर विशेष चर्चा की गई है। तो यानी कि साफ समझा जाए, जिस तरह से चर्चा में ये साफ किया गया है कि जिस तरह से अत्याचार हो रहा है और अब तेवर भी ढीले पड़ते हुए मोहम्मद यूनुस के नजर आ रहे हैं। देखिए, जहां तक सवाल है बिम्स्टेक का, तो बिम्स्टेक जो है हमारी एक कुछ देशों का समूह है, जिसे BIMSISTIC। बिम्स्टेक जो है ये एक हमारे एशियाई देशों का समूह है, जो समय समय पर मिलता रहता है। जैसे सार्क कंट्रीज मिलते हैं, इसी तरह बिम्स्टेक भी है। तो उसमें बांग्लादेश का आना जरूरी था, क्योंकि वो उसमें भागीदार है, सहभागी भी है। और जब बैंकॉक में ये मीटिंग हुई तो बांग्लादेश भी आया और हमारा इंडिया भी गया। इंडिया जाने के बाद क्या है, देखिए आपको ये पता होगा और दुनिया जानती है इस बात को, कि जब ये बांग्लादेश के अंदर उथल पुथल हुई, उसके लिए ये कहा गया कि इसको अमेरिका ने किया है। और उस समय ये हसीना जी जब गई थी चाइना, तो चाइना के प्रेसिडेंट ने उनसे मिलने का पसंद नहीं किया, वो वापस वहां से आ गई थी। उसके बाद उनकी तख्ता पलट हो गया। और यही यूनुस है जिनको कि बाइडेन ने गले लगाया और वहां पर बड़ा स्वागत किया इनका। और उसके बाद आप देखिए, जब ट्रंप की सरकार आई है, तो ट्रंप की सरकार आने के बाद एकदम से सिनेरियो चेंज हो गया। जो इनको सहायता जा रही थी या जो उनको मदद दी जा रही थी, सारी दुनिया की खत्म कर दी, उसमें बांग्लादेश की खत्म कर दी। अभी रिसेंटली कल ही उन्होंने जो अनाउंस किया है, जो ड्यूटी लगाने के ऊपर कहा है, तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर है कपड़े का बांग्लादेश, जो कहा जाता है। अब वो परेशान ये इस बात का है कि चाइना के ऊपर तो 63 लगा दी, 36% बांग्लादेश के ऊपर लगा दी, और 26% इंडिया के ऊपर लगाई है। देखिए, और 10% यूके के ऊपर लगाई है। तो क्या है कि हमारे यहाँ से जो कंपटीशन है, हमारे साथ कपड़े का भी कंपटीशन है। अब बांग्लादेश के वहां पर महंगे कपड़े बिकेंगे अमेरिका में, हमारे सस्ते कपड़े बिकेंगे, क्योंकि ड्यूटी का सवाल है। इसी तरह से चाइना का जो आइटम है वो बहुत महंगा बिकेगा, 63% है, और हमारे देश का जो है 26% है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और इस कंपटीशन बढ़ गया है। हमारे इंडिया का जो व्यापार है और अच्छा होगा और बढ़ेगा। इन सब बातों को ध्यान रखें, उनका घाटा होने वाला है बांग्लादेश का। अभी बांग्लादेश उस स्थिति में है नहीं जो उसकी स्थिति थी पहले। वहां पर उथल पुथल मची हुई है, इकोनॉमिक बड़ी परेशान है। वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन भी जीरो है, जिसकी अभी आप चर्चा कर रही थी कि वहां पे माइनॉरिटीज को जो है तो मारा जा रहा है और हर तरीके से तंग किया जा रहा है। ये सब क्या दर्शाता है? वो एक स्थिति अच्छी नहीं है उनकी, यूनुस को। अब यूनुस साहब जो थे चाइना चले गए। चाइना ने इसलिए उनको थोड़ी सी हवा दी और बुला के साथ चाय पिला दी और सत्कार कर दिया कि भाई, वहां पे उनका सम्मान कर दिया कि भाई तुम मेरे पास आ जाओ। चाइना की नीति है, चाहे वो भूटान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, सबको धीरे धीरे वो अपने ग्रिप में लेता है। कभी उनकी सहायता करता है, कभी कुछ करता है, कभी उनके साथ उठता बैठता है। अब वो चूंकि चिकन नेक की बात उन्होंने इसलिए कही कि वहां पर बात आई होगी। चिकन नेक 7 स्टेट्स हैं, सिस्टर बोलते हैं उनको। वो उनमें सबसे बड़ा जो हमारा प्रदेश है उसका नाम है आसाम। उन्होंने आके यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, तो आसाम के सीएम ने इनको बहुत निंदा की इस बात की, और धमकाया इस बात को स्टेट्समैन में और अपने समाचारों के माध्यम से। तो इस बात को यूनुस साहब को समझ में आ गया इस बात का, ये जो है, जब आसाम इस तरीके से कर रहा है। अभी हमारे विदेश मंत्रालय के कोई प्रवक्ता बोला नहीं, न हमारे देश के विदेश मंत्री बोले, और हमारे पीएम भी नाराज थे। तो जब उन्होंने उनका वहां पर रुख देखा, तो उन्होंने सोचा कि भाई अब क्या होगा, हमारे पास अमेरिका है नहीं, हमारा सीधा पड़ोसी देश है, चाइना भी थोड़ा दूर है। सबसे पहले पड़ता है देश जो इसने की हमेशा इनकी मदद की है, हर मामले में आगे आता है, और व्यापार भी इनका हमसे है, आना जाना भी है, रीत रिवाज भी है। तो इन्होंने सोचा नहीं, झुक के इनसे मिला जाए। वो सारी उनकी अकड़ खत्म हो गई।
मोदी जी ने अपनी अपनी शर्तों में बात की होगी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अपर हैंड है वहाँ पर, मोदी जी खुद गए थे, तो इसलिए उन्होंने उनको बताया होगा, समझाया होगा कि देखो ना तो तुम्हारे पास अमेरिका साथ देने आ रहा है, ना चाइना आएगा, सबसे पहले साथ हम देंगे। और हमने साथ दिया, ये इतिहास गवाह है। उन्हीं शर्त पे तो अब ये बात पे उन्होंने माफी मांगी। मुझे कल ही स्टेटमेंट जो देखने को मिला था, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे बयान को, यानी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को तोड़ मोड़ के बेचा गया और भेजा गया निश्चित प्रेस तौर में। पर सर, जिस इस तरह से रुख भी साफ कि करते हुए प्रधानमंत्री इस दौरान नजर आए, उनके हाव भाव से ये साफ देखा भी जा रहा था, समझा भी जा रहा था। टीपीएस त्यागी सर, अब आपका रुख करना चाहूंगी कि जिस तरह से हमने ये देखा कि चिकन नेक पर अपना जो रुख है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ करते हुए नजर आई है, एक बड़े गेम चेंजर के तौर पर देखा जाए। और इस दौरान जिस तरह से बांग्लादेश के पहले जिस तरह से बयानबाजी थी और अल्पसंख्यकों के प्रति जिस तरह से रवैया रहा है बांग्लादेश का इस दरमियान जब सत्ता से गई शेख हसीना, उसके बाद जिस तरह से तस्वीरें हमने देखी बांग्लादेश में, हिंसात्मक तस्वीरें हमने देखी, अब क्या समझा जाए कि इससे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, बातचीत हुई, अब क्या आगे आने वाले वक्त में जो हिंदुओं के प्रति जो रवैया रहा है बांग्लादेश का, उसमें क्या सुधार देखा जाएगा? क्योंकि अब जो तेवर है वो पूरी तरह से देखा जा सकता है और हम हाव भाव से भी समझ सकते हैं कि पूरी तरह से मोहम्मद यूनुस के जो तेवर है वो ढीले नजर आ रहे हैं और भारत दिखा रहा है अपना रुख साफ तौर पर कि अगर आंख दिखाओगे तो हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे। पैनलिस्ट के साथ बुलाने के लिए ये जो मुलाकात हुई है, इसके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि बात कम कीजिए, जहानत को छुपाते रहिए। जहानत मीन्स इंटेलिजेंस। बात कम कीजिए, जहानत को छुपाते रहिए। ये नया देश है, कुछ दोस्त बनाते रहिए। दुश्मनी लाख से ही खत्म न कीजिए रिश्ता। दिल से दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। यानी जो यूनुस और मोदी जी की मुलाकात थी, ये दरअसल में एक औपचारिक हाथ मिलाने वाली मुलाकात थी, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। पहला पॉइंट तो यहाँ से कि यूनुस साहब अब तक ये तो कर रहे थे कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना के फेवर में ले रहे हैं, लेकिन खुल्लम खुल्ला कोई चीज उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ कही नहीं थी। उन्होंने शुरू में कहा पाकिस्तान के लिए कि भाई अपना जो लेफ्टिनेंट जनरल रहमान था, जो कट्टरपंथियों का समर्थक है, उसे भेजा। वो वहां से आईएसआई के चीफ को बुला लाया और उनको ले गए सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक। क्लियर दिखाई दिया कि हिंदुस्तान के आगे। ऐसे ही वो तीस्ता नदी, जिसके प्रोजेक्ट को शेख हसीना ने चाइना को देने के लिए मना कर दिया था, वो चाइना को अब दे दिया और वो नदी जाती है सिलीगुड़ी तक, यानी कि चाइना की पहुंच सिलीगुड़ी तक पहुंचा दी, जो वो डोकलाम में नहीं कर पाया था। मगर ये दोनों काम करते टाइम हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ खास बोला नहीं था, किया जरूर था। अब उन्होंने वो किया। अब ये जनाब कहते हैं कि हिंदुस्तान की नॉर्थ ईस्ट में जो 7 राज्य हैं वो लैंड लॉक्ड हैं, वो जमीन से घिरे हुए हैं, उनका समुद्र के अंदर कोई एंट्रेंस नहीं है, और समुद्र के अंदर जो एंट्रेंस है, जो प्रवेश है, उसका गार्जियन, उसका अभिभावक मैं हूं। और आप चाइना को कहते हैं आप आइए, यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ प्रोड्यूस कीजिए, यहाँ बेचिए, यहाँ फायदा कमाइए, हम शिरकत करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। यानी कि ये मामला सीधे सीधे इसके लिए था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक तक आने का एक इनडायरेक्ट उनको आमंत्रण। लेकिन जयशंकर जी ने, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, और नरेंद्र मोदी ने जो जवाब दिया है, डिप्लोमेसी में लिपटा हुआ है। लेकिन जयशंकर ने क्या कहा? जयशंकर ने कहा कि बिम्स्टेक यानी के बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड एजुकेशन कॉर्पोरेशन, दिस इज कॉल्ड बिम्स्टेक। उन्होंने कहा कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव में जितने भी कंट्रीज हैं जो बे ऑफ बंगाल के किनारे या आसपास बसे हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा लंबी जो कोस्ट लाइन है वो हिंदुस्तान की है। उनमें सबसे ज्यादा बॉर्डर कनेक्टिविटी का जो है वो हिंदुस्तान का है। यानी कि उन्होंने काट कर दी कि जो 7 स्टेट हैं वो लैंडलॉक्ड है। उधर नरेंद्र मोदी ने
दो बात कही और बड़ी स्पेसिफिक। पहला उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक में हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया का योगदान है, उन्होंने कहा कि इंडिया की नॉर्थ ईस्ट स्टेट का। क्या मतलब हुआ इसका? कि तुम जो कह रहे थे कि वो 7 स्टेट जो है वो लैंडलॉक्ड है, उन्होंने कह दिया सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं का है। और दूसरा उन्होंने कहा कि नेशनल सोवरेनिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, यानी कि ये उनको समझा दिया कि चिकन नेक के बारे में सोचना भी गलत है। मगर अब एक इलाज और ऐसा इलाज कि जिसने धराशायी कर दिया। ये जो थाईलैंड में गए थे, क्यों गए थे नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी इससे थोड़ी मिलने गए थे यूनुस से, ये तो उनके गले पड़ गया, ये मिलना चाहता था, औपचारिकता में मिल लिया। वो वहां गए थे किस लिए? ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट यानी कि 1300 किलोमीटर का एक हाईवे है जो हिंदुस्तान की इन्हीं 7 स्टेट से होके, म्यांमार से होके थाईलैंड तक जाना है। और ये कंप्लीट हो जाने के बाद फिर इन 7 स्टेट की डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी इंडिया पैसिफिक में। इंडिया पैसिफिक का मतलब जिसको ये यूनुस साहब कह रहे हैं कि समुद्र में इनकी एंट्री नहीं है, वो बे ऑफ बंगाल से हजारों हजारों गुना बड़ा पैसिफिक सी में एंट्री, यानी कि गेम चेंजर हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि यूनुस साहब को इससे ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं। और वो एक बात और बस एक बात और, ये कहते क्या है दरअसल में, जब आप मैप पे देखेंगे तो बांग्लादेश तीनों तरफ से, ऊपर से भी, बाएं से भी, दाएं से भी हिंदुस्तान से घिरा हुआ है और नीचे समुद्र है। अब आप ये बताइए कि ये इसका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है बगैर हिंदुस्तान के। निश्चित तौर पर सर। और इतिहास में भी हमने देखा है कि लगातार सहयोग भारत की तरफ से किया जाता रहा है। और अगर टेक्सटाइल की हम बात कर ले तो यकीनी तौर पर ये माना जाए कि जो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं भारत पर भी ये निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि डिपेंडेंट रहती है। अमीन सर, अब आपका रुख करना चाहूँगी कि जिस तरह से इस दौरान हमने ये भी देखा है, ये भी जानकारी सामने आई कि प्रत्यर्पण की भी मांग की गई है शेख हसीना की, तो इससे लेकर के भी क्या कुछ स्टैंड अब देखा जाएगा भारत का? क्योंकि लगातार भारत उनकी सुरक्षा को लेकर के पूरी तरह से अमल में हमेशा से रहा है, सुरक्षा उनके लिए सबसे पहले प्राथमिकता रही है और लगातार प्रत्यर्पण की मांग पहले भी की जाती रही है मोहम्मद यूनुस की तरफ से। और इस दौरान अपना तमाम स्टैंड भी साफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। तो सर अगला स्टैंड क्या होगा, अब क्या देखा जाए भारत का? और इसके साथ ही सर अगर हम व्यापार क्षेत्र की बात करें, जिस तरह से इस दौरान तमाम व्यापारिक क्षेत्रों पर भी निश्चित तौर पर बात हुई होगी, तो सर इससे लेकर के क्या कुछ सर्कमस्टेंसेस आगे आने वाले वक्त में बनते हुए नजर आएंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक सवाल है मोहम्मद यूनुस अभी टेम्परेरी है, वहाँ पे एक चीफ एडवाइजर के तौर पे काम कर रहे हैं, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ना उनके ऊपर पूरे इतने अधिकार हैं, ना उनके पास के, वो सराउंडेड किससे हैं? मिलिट्री से, और वहाँ के लीडर्स हैं वो उनसे सराउंडेड है। वो एक नोबेल पुरस्कार पाए हुए एक लीडर हैं, इसलिए उनको कर दिया गया है। लेकिन आप देखिए जो बिम्स्टेक है उसमें जो बांग्लादेश है, उसमें भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका और थाईलैंड, ये इतने देश हैं, इनका समूह है। मैंने जैसे पहले कहा था कि कुछ देशों का समूह है, 7 देशों का, उसमें ये है। और उसमें हमारा जो इंडिया, आप देखिए तो सारे देशों के अंदर आप देखेंगे तो इंडिया सबसे बड़ा कंट्री है हर मामले में, चाहे वो किसी भी मामले में हो, क्षेत्रफल के मामले में हो, चाहे वो इकोनॉमी के मामले में हो, हर मामले में ऊपर है। इसीलिए वहाँ पर जब बांग्लादेश के जो मेंबर हैं, कंट्री जो मेंबर है, जब यूनुस वहाँ पर मिले, उन्होंने कोशिश ये की होगी कि हम अपने मोदी जी से बात करके अपनी जो बातें उनको रख दें। हो सकता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि कोई किसी के बहकावे में बात करता है, लेकिन जब वन टू वन सामने आता है तो बातें उसकी दूर हो जाती हैं। तो जो उन्होंने चाइना के इन्फ्लुएंस में, पहले तो उन्होंने अमेरिका के इन्फ्लुएंस में रहे और वहाँ पे तख्ता पलट हुआ, वहाँ से वाहवाही लेकर आए, बाद में भी चाइना गए, चूंकि अमेरिका ने बंद कर दी इनको। कुल मिला के चाइना ने भी कहा, लेकिन क्या है, दूरी तो चाइना और अमेरिका दोनों की अलग अलग है। हमारा एक ऐसा देश है भारत जो हमेशा इसकी मदद करता रहा है, ये कंट्री जो बना है इसका ओरिजिन है, उसमें भी हमारे भारत का पूरा योगदान है। और समझते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था, चाहे उनका व्यापार हो, चाहे मिलना जुलना हो, मैंने पहले भी कहा, हर चीज हमारे भारत पे निर्भर करती है। अगर वो देखिए, जहां तक लीगल एंड ट्रीटी की बात है बांग्लादेश से हमारी लीगल एंड ट्रीटी, लेकिन ये जो हेड ऑफ द स्टेट का मामला है वो बड़ा मुश्किल है, अभी बहुत ही आसानी से होने वाला नहीं है। अगर मोदी जी इस तरह, अगर उनकी इच्छा नहीं है
तो ये शेख हसीना को नहीं देंगे, ना उनका प्रत्यार्पण हो सकता है। लेकिन ये बहुत पेचीदा मामला है और जहां तक सवाल लीगल एंटिटी का, वो है हमारी कंट्री के साथ में, लेकिन इनको दिया जाए ना दिया जाए ये हमारा भारत तय करेगा, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट है, वहां के कोई वो अपराधी नहीं है, अपराधी तो वहां से निकली है, तो वहां की प्रधानमंत्री थी और उनको हम प्रधानमंत्री ने शरण दी है। तो एक बहुत बड़ा मामला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ये आसानी से सुलझने वाला नहीं है और न ही इतनी आसानी से जब बिना मर्जी के भारत के कोई काम हो पाएगा बांग्लादेश में, ये मैं आपको आसानी से बताना चाहूंगा। और क्लियर कट है कि हमारे देश पर वो किसी तरह का अपना प्रभुत्व जमाने के लिए नहीं है, इसीलिए उन्होंने एक बात कही थी, उसको उन्होंने फिर वापस लिया और ये कहा कि हमारे जो स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, हमारी ऐसी नियत नहीं थी। बल्कि उनके ब्रिगेडियर ने भी, वहाँ के बांग्लादेश के, उसने भी कंडेम किया इस बात को कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी और ना ही वो इस बात को कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ही प्रभावशाली देशों में से आते हैं और नॉर्थ ईस्ट हमारा कमजोर नहीं है। इकोनॉमिक लेवल पे हो, चाहे आर्मी के स्तर पे हो, चाहे एयरफोर्स के हो, चाहे समुद्री हो, हम तीनों सेनाओं से सक्षम है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारा एक महत्व है। तो हमारी बात को हर आदमी, चाहे चाइना हो, चाइना भी आज दोस्ती चाहता है, जिस तरह से चाइना भी नभ जल थल, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि हर लेवल पर हम सक्षम भी हैं और कोई भी अगर अब भारत की तरफ आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसका जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। सर, आपने दर्शकों के साथ तमाम जानकारियां साझा की, आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया।